हिंद। आइए आज हम लोग खान सर का टेस्ट नंबर ये 33 देखेंगे। इससे पहले हम आपको 32 कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आपको पता, जैसा कि आपको पता है कि इसमें आपको जीके के अलावा साइंस भी रहता है और 10 आपको करंट अफेयर भी मिलता है, तो किसी भी आपके एग्जाम वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। और ये पूरा सेट उनके टीम के द्वारा ही तैयार किया हुआ रहता है, तो इसमें कोई तरह की थी डाउट नहीं होना चाहिए आपको। चलिए सीधे अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो हम लोग का पहला नंबर प्रश्न कहता है कि देखिए कि 1802 में बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके किसके मध्य हुआ था। तो अंग्रेज और आपका बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ था। और हालांकि पहला याद रखेगा 1775 से लेकर क्या हुआ था 82 तक सालभाई की संधि के साथ समाप्त हुआ था, पहला मतलब आंग्ल मराठा युद्ध। और जो दूसरा युद्ध हुआ था आपको ये बेसिन के संधि के तहत ही समाप्त हुआ था। जबकि 1803 में ही आपको देखेंगे आप, तो 1803 में ही आपको ये होता है मतलब देवगांव की संधि होता है। लेकिन उसके पश्चात जो तीसरा जो होता है वो 1817 1800 आपको ये डेट याद रखना, 1817 से 18 में पूना की संधि। इस तरह से तीन आपको हमने आपको रिकॉल करा दिया। पहला आपका सालबाई की संधि हुआ था, दूसरी का जो हुआ था आपका ये बेसिन की संधि हुआ था, तीसरा आपका जो हुआ था मुख्य रूप से तो आपको पूना की संधि के तहत तीनों आंग्ल मराठा युद्ध आपको समाप्त हुआ था। इस तरह से भी क्वेश्चन हम आपको रिकॉल कराते चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन सा था। तो याद रखना होगा कि आपको पहला शासक आपका अवध का नवाब ही था। कब किया मतलब किया हुआ था, तो 1765 में स्वीकार कर लिया था। तीसरा प्रश्न है कि सहायक संधि को किसके काल में मतलब यह क्रियान्वित किया गया था। तो आपको याद रखना होगा कि ये किनके समय में हुआ था, तो लॉर्ड वेलेजली के समय में हुआ था। चौथा प्रश्न है सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। तो याद रखिएगा वह इंदौर के होलकर राज्य जो थे वो उन्होंने नहीं किया हुआ था। पांचवा प्रश्न है सहायक संधि की व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन सा था। तो याद रखिएगा वो देशी शासक के रूप में आपको हैदराबाद का निजाम था। 6 नंबर प्रश्न हम लोग का कहता है निम्नलिखित में से कलानुक्रम को यहाँ पे सजाना है। तो सजाना है तो देखिए सहायक संधि के तहत में जैसे हैदराबाद को, तो ये आपको कब किया गया था, तो यह 1700 आपको 98 में इसने स्वीकार कर लिया था। जबकि मैसूर था जो 1799 में स्वीकार किया था। जबकि अवध 1801 में किया हुआ था। जबकि सिंधिया की अगर बात करेंगे तो यह 1804 में आपको किया हुआ था। तो इस तरह से आपको सजाने का क्रम में दिया गया। तो ऐसे ही सजा हुआ है तो इसका 6 का हो जाएगा आंसर आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि यह सजाया हुआ है 98 99 1801 और 1804 में। 7वां नंबर प्रश्न करता है भारतीय राज्य को अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसके प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात आपको किया गया था। तो आपको लॉर्ड वेलेजली के समय में ही किया गया था। चलिए 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी होगी, तो 3 होगा। किस तरह से आप ग्लूकोज का अगर फार्मूला देखना चाहेंगे तो यह C6H12 और O6 होता है। तो इस तरह से अगर कार्बन की अगर बात करेंगे तो ये हो गया इसका बर्छक 72 हो गया। उसी तरह से हाइड्रोजन का प्लस में कितना हो जाएगा आपको 12 हो जाएगा और 16 का इसके तो मतलब जो आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आप निकालेंगे तो टोटल आपको निकल जाएगा 180। कितना हो जाएगा 180 ग्लूकोज का निकल जाएगा। तो इस तरह से आप 540 को मतलब इस तरह से 180 से अगर आप भाग देंगे तो इस तरह से 0 0 कट गया 18 54। तो इस तरह से आपको 3 ग्राम मतलब मिल जाता है। इस तरह मोलों की संख्या आपका हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न कौन सा अणु CO2 के साथ में सम इलेक्ट्रॉनिक बनाता है। तो याद रख सम इलेक्ट्रॉनिक में N2O बनाता है, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। इसे ही हम लोग लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि हंसने वाला गैस होता है। कौन सा विद्युत का कुचालक है। 10 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो 10 नंबर प्रश्न में कहता है जैसे कि माइका और क्वार्ट्ज, क्या ये विद्युत का तो श्योर एकदम कुचालक ही है। लेकिन धातु रबर, तो धातु तो सुचालक है लेकिन रबर क्या है कुचालक है, तो इसलिए ये गलत हो गया। धातु और माइका, धातु तो सुचालक है लेकिन माइका ये तो। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो केवल 1 हमारा सही है, यानी कि डी नंबर, यानी कि आपका 4 नंबर 10 का सही है। कौन सा एक यौगिक नहीं है। तो इसमें से याद रखिएगा PB यानी कि आपका सीसा है, ये एक तत्व हो गया। बाकी आपका चौक हो गया तो ये यौगिक है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट मतलब है CaCO3 हो गया। उसके हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S हो गया और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 हो गया। तो इस तरह से ये सब बाकी 3 यौगिक है, जिसमें से एक आपका सीसा जो है यह एक तत्व है।
विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के सबसे अधिक और सबसे कम आवृत्ति वाली तरंगे कौन सी है? तो याद रखा हुआ गामा किरण हो सबसे अधिकतम है इसकी आवृत्ति और सबसे कम आपको रेडियो तरंग की होती है, क्योंकि आपको पता है कि यह लैम्ब्डा बराबर 1/n यानी कि आवृत्ति हो जाता है। इस तरह से एक दूसरे में उल्टा का अनुपात, जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा उसकी आवृत्ति उतनी ही मतलब क्या होगा कि सब कम होता है, जबकि सबसे अधिक जिसका होता है, जिसका सबसे ज़्यादा अगर आवृत्ति हो गया इसका मतलब उसका तरंग दैर्घ्य कम ही होता है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो लैम्ब्डा और ये आपका ये तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति में यही उल्टा का संबंध है। तो इस तरह से देखेंगे आपका गामा किरण के क्या होता है कि आपका तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा होता है, इस तरह से गामा किरण का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है इसलिए आवृत्ति इसका सबसे अधिक होता है, जबकि रेडियो तरंग का क्या होता है कि तरंग मतलब जो होता है तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है इसलिए आवृत्ति इसका सबसे कम होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। यदि किसी वस्तु को पानी में डूबी अवस्था में तौला जाए तो हवा में लिए गए भार की तुलना में उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको याद रखिएगा क्या होगा कि आपका कमी ही महसूस होगा। जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है उसी पे यह आधारित आपका प्रश्न है। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग कि दो वस्तुओं की टक्कर के दौरान इनमें से क्या होता है? तो क्या होता है कि टक्कर के प्रत्येक अवस्था में कुल रैखिक संवेग क्या रहता है? आपका संरक्षित रहता है। 15 नंबर प्रश्न है कौन सा पराश्रव्य तरंगों के बारे में उपयोग से जुड़ा हुआ है? तो किसी विशेष दिशा में संकेत भेजने में सही है, मस्तिष्क का ट्यूमर का पता लगाने में ये भी आपका सही है, पौधों के वृद्धि में भी इसका उपयोग किया जाता है ये भी सही है, और गठिया रोग के उपचार में ये भी सही है। यानी कि आपको चारों ऑप्शंस पराश्रव्य तरंगों का उपयोग में किया जाता है। इस तरह से आपका आंसर आपका डी हो जाता है 15 नंबर प्रश्न का। चलिए 16 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। निम्नलिखित पर से यहाँ पे विचार करना है, वो भी दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए मतलब कौन सी घटना आवश्यक है? तो इस तरह से अगर आप देखेंगे ये अपवर्तन, तो ये आपका अपवर्तन तो इसमें नहीं होगा, ये लेंस में होता है। परावर्तन आपको दर्पण में होता है जिसके कारण बन जाता है, जबकि ये विवर्तन ये उससे जुड़ा हुआ नहीं है। तो चलिए इस तरह से अगर आप इसका देखेंगे तो केवल आपका 2 यानी कि आंसर 16 का 2 नंबर आपका सही हो जाता है, केवल 2 आपका इसमें सही है। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। निकट दृष्टि दोष से संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। तो ये निकट दृष्टि दोष की पहचान क्या है आपको कि इस तरह से यह मतलब ये आँख होता है, ये आपका उत्तल लेंस हो गया, और इस तरह से ये आँख होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि निकट में ही आपको कट जाता है। फिर से आपको बना देते हैं थोड़ा सा, यहाँ से अगर आप समझे रहेंगे तो सहूलियत होगा। ये जो हो गया ये आई हो गया, यानी कि यहीं पे आपका प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहीं से आप समझ सकते हैं। निकट दृष्टि दोष पर विचार कीजिए तो इस लेंस की गुलाई कम हो जाती है, गुलाई नहीं होता है बल्कि इसमें क्या हो जा रहा है, देखिए कि आपका अधिक हो जा रहा है। इस तरह से आपका क्या होगा कि ये गलत हो गया। लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, दूरी बढ़ नहीं रहा है बल्कि घट जा रहा है, तो ये भी आपका क्या होगा कि गलत ही है। चलिए लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, बढ़ती नहीं है बल्कि घट जाती है, क्योंकि P बराबर क्या हो जाते हैं 1/f। एफ यानी कि यहाँ पे क्या होगा, F मतलब जस्ट अपोजिट अंतर होता है। इस तरह से फोकस दूरी घट जा रहा है, इसका क्षमता बढ़ जाती है। इसका मतलब आपका सही जो है ये आपका आंसर 17 का 3 नंबर ही आपका सही है। चलिए 18 नंबर हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। लिखित में से अधिकार परीक्षा आदेश यानी कि को वारंटो रीड जारी करने के लिए आवश्यक शर्त कौन सा नहीं है? तो पद का सार्वजनिक पद होना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। पद का सृजन कानून द्वारा अथवा स्वयं संविधान द्वारा होना चाहिए, ये भी आपका सही है। पद निश्चित रूप से मूल पद नहीं होना चाहिए, ये आपका क्या होगा कि यही गलत है, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति द्वारा वह पद संभालने से संविधान अथवा कानून का उल्लंघन होता है, तो ये भी आपका सही है। इस तरह से आपका 18 का अगर आप देखेंगे तो आपका सी नंबर आंसर सही है। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। राज्य का नीतिगत तत्व के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ से सही नहीं है वो आपको देखना है। यह किसी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, तो ये भी आपका सही है। ये चलिए ये सभी मूल अधिकारों पर अभिभावी हो सकता है, अभिभावी नहीं हो सकता है, इसीलिए आपका 19 का क्या होगा कि आपका 2 नंबर गलत है। बाकी सामाजिक आर्थिक न्याय से संबंधित होता है, ये आपका सही है। निःशुल्क कानून सहायता वगैरह ये भी आपका सही है। यानी कि DPSP के बारे में आपका जो 19 का है 2 नंबर आपका वही आपका गलत है। चलिए 20 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। 20 नंबर प्रश्न क्या करना है कि यहाँ पे आपको मिलान करने से संबंधित है।
तो चलिए ग्राम पंचायत का जानते हैं, तो आपको ग्राम पंचायत कितना में आपको 40 में देखने को मिलता है। समान आचार संहिता यानी कि ये आपका 44 में रहता है। उसी तरह से न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथकीकरण, तो आपको ये पृथकीकरण में आपको 50 में रहता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इसको आप 50 बना लीजिए। और उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय शांति और पृथकीकरण ये आपका कितना होता है 51 में रहता है। कृषि और पशुपालन आपको देखिएगा तो आपको 48 में आपको ये मिलता है। इस तरह से आपका इस तरह से मिलान में अपना जो भी हो उसमें आप मिलान कर सकते हैं। चलिए 21 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य शामिल किया गया? तो आपको मूल कर्तव्य कितना है, आपको 51 के क में है। हालांकि यह मूल संविधान में नहीं था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत स्वर्ण समिति पे इसको जोड़ा गया था। उस समय मूल कर्तव्य कितना था, 10 था। बाद में इसको 86वां संविधान संशोधन के तहत 1 बढ़ा दिया गया। शिक्षा का अधिकार वाला इस तरह से अभी मूल कर्तव्य कितना है, आपको 11 को है। अब मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो आपको याद रखना होगा कि रूस से लिया गया है, जबकि मूल अधिकार कहाँ से है, तो आपको अमेरिका से लिया गया है। चलिए निम्नलिखित में से कथनों पर यहाँ पे विचार करना। भारतीय संविधान के 32 को संविधान अम्बेडकर साहब ने इसको आत्मा कहा था, ये तो सही है कथन। कारण में देखते हैं, कारण में ये करता है कि 32 जो मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रभावी करता है, तो ये भी आपका क्या है कि सही है। इस तरह से अगर आप इसका देखेंगे तो आपका ए और आर दोनों सही है, और ए सही स्पष्टीकरण इसका करता है। हालांकि इन्होंने भीमराव अम्बेडकर साहब 32 को संविधान की आत्मा कहा था, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने अनुच्छेद 19 को संविधान की आत्मा कहा था। जबकि भार्गव दास ने, आपको याद रखें, प्रस्तावना यानी प्रस्तावना को उन्होंने संविधान की आत्मा कहा हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रीट आलेख का शाब्दिक अर्थ होता है, मतलब कि दावा की वैधता की जांच पड़ताल करना होता है, तो वो आपका को वारंटो यानी कि अधिकार परीक्षा ही आपका होता है। चलिए 24 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग का। 24 नंबर प्रश्न करता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मूल अधिकार के परिवर्तन के लिए रीट जारी करने की शक्ति। तो देखिए हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के तहत तो 32 के तहत यह जारी करता ही है, लेकिन अगर हाई कोर्ट की बात करेंगे तो हाई कोर्ट 226 अनुच्छेद के तहत यह रीट जारी करता है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे इसका पहला ऑप्शन ही आपका आंसर क्या होगा कि आपका मतलब गलत हो जाता है। श्योर सी अगर यह गलत है तो इसका मतलब बाकी 3 आपको यहाँ पे सही ही होगा। तो चलिए यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आपका रिकॉल हो जाता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है, यह एक मूल अधिकार से जुड़ा हुआ था, ये भी आपका सही है। अंबेडकर साहब ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है 32 को, ये भी सही है। और किसी भी मूल अधिकार उल्लंघन नहीं हुआ है, वह व्यक्ति अनुच्छेद 32 का अधीन परिवाद मतलब करने का अधिकार नहीं है, यानी कि जो उसका हनन ही नहीं हुआ, तो इसलिए वो 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट जा ही नहीं सकता है। इस तरह से आपका ये आपका सही 24 नंबर देख लिए प्रश्न हम लोग। चलिए 25 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। 25 नंबर प्रश्न करता है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला पश्चिम मतलब विस्तार मतलब वह पश्चिम पूरब दिशा में सतलज नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है। तो बता दें आपका वो पश्चिमी वाला क्षेत्र है वो आपका सिंधु नदी है, अब पूरब की तरफ में आपका ये ब्रह्मपुत्र नदी है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो पहला आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा है हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई पश्चिम से पूरब की ओर घटते जाती है, बात सही है। अगर इस तरह से अगर आप देखेंगे तो पश्चिम से आपको क्या होता है कि पूरब की ओर घटते जाती है, यानी कि संकीर्ण होते चला जाता है। तो ये आपका अगर देखेंगे तो ये आपका सही है 2 नंबर। हिमालय पर्वत श्रृंखला पश्चिमी भाग की ऊंचाई में पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक विविधता पाई जाती है, तो अधिकता नहीं बल्कि न्यूनतम पाई जाती है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये भी गलत हो गया, 1 और 3 आपका गलत है। तो इसमें से कथन कौन सा असत्य की पहचान कर रहा है, तो असत्य यानी कि 1 और 3 आपका क्या है असत्य है, यानी कि केवल 3 हो गया इस तरह से। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। तो 26 नंबर हम लोग का प्रश्न है, यहाँ पे भी आपको मिलान करना है। जैसे कि अगर आप इसका देखेंगे तो इसका आंसर आपका ए हो जाता है। तो जैसे ए का 4 से संबंधित, तो लघु शुष्क ऋतु वाला आपका मानसून किससे हो गया, तो आपका केरल और कर्नाटक वाला क्षेत्र से हो गया। उसी तरह से लघु शुष्क और ठंडा आर्द्र शीत वाला अगर देखेंगे तो इस तरह से आपको ये अरुणाचल प्रदेश में हो गया। शुष्क ऋतु वाला मानसून आपका क्या होगा उत्तर प्रदेश, और ये बिहार वाला हो गया, जिसे जेट स्ट्रीम या भूमध्य सागरीय के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला अगर मानसून की बात करेंगे तो इस तरह से यह तमिलनाडु वाला तट हो गया, यानी कि लौटता हुआ मानसून उत्तर पूर्वी मानसून हो जाता है। तो इस तरह से आपका आंसर आपका 26 का यह ए हो गया। चलिए 27 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न में आपको क्या करना है, यहाँ पे मिलान चिन्ह करना है। जैसे कि जलोढ़ मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी में अगर आप देखेंगे तो एक आपका 2 हो गया, यानी कि पश्चिम में सतलज नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक यह आपका फैला हुआ है। उसी तरह से अगर लाल मिट्टी की बात करेंगे तो
तो इस तरह से लाल मिट्टी या काली मिट्टी के दक्षिण पूर्वी वाला क्षेत्र वाला में पड़ता है। इस तरह से बी का आपका 1 हो गया। काली मिट्टी की अगर बात करेंगे, या नमी धारण करने की क्षमता रखता है और भीगने पर चिपचिपे और सूखे दस्त हो जाते हैं। बाकी लेटराइट मिट्टी यह मौसमी और जलवायु के लिए प्रतिष्ठित होता है। तो इस तरह से अगर आप मिलान करना चाहेंगे तो ए का आपका 2 हो गया और बी का 1 हो गया और सी का, और इस तरह से सी का 3 हो गया। तो इस तरह से आपका आंसर देखना चाहेंगे तो 27 का आपका बी नंबर आंसर हो जाता है। चलिए 28 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ थोड़ा सावधानी से देखना होगा। जैसे कौन सा सही नहीं है, तो जैसे माली, पराग्वे, नाइजर, मंगोलिया, लीबिया स्थल अरूढ़ देश है, तो ये आपका अगर देखेंगे तो ये भी यही आपका सही नहीं है। बाकी विषुवतीय रेखा इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, कांगो से होकर गुजरती है, ये आपका सही हो गया। उसी तरह से कर्क रेखा जो कि भारत, चीन, मैक्सिको, मिस्र से होकर गुजरती है। सर यहाँ पे याद रखिएगा चीन नहीं होगा, मिस प्रिंट हो गया है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में एक और भी यहाँ पे आपका त्रुटि देखने को मिल जाता है। तो ये हो गया। बाकी कर्क रेखा भारत के गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम यानी कि 8 राज्यों से होकर आपको गुजरता है, तो ये आपका सही है। तो यही आपको आप मिलान कर लेंगे। चलिए 29 नंबर प्रश्न कहता है किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का आपका निर्माण हुआ है? तो दक्कन ट्रैप यानी कि बेसाल चट्टानों के ही आपका प्रवाह से आपका निर्माण हुआ है। और बेसाल चट्टानों के टूटने फूटने से ही आपको ब्लैक मिट्टी यानी कि काली मिट्टी का भी आपका निर्माण होता है। तो चलिए 30 नंबर प्रश्न, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सावधानी पूर्वक मिलान करना है। जैसे मिलान करिए जो आप जानते हैं, जैसे कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन है? इस तरह से मेरियाना गर्त, ए का 3 हो गया। उसी तरह से आपको अगर आप देखेंगे अटलांटिक महासागर का गहरा गर्त आपको प्यूरिटो रिको गर्त हो गया। उसी तरह हिंद महासागर का आप जानते हैं कि सुंडा गर्त, 3 मिलान हो गया। चौथा तनिश्योर ही आर्कटिक का आपका क्या हो जाएगा कि मेलोय गर्त हो जाता है। इस तरह से आपका 30 का अगर आप देखेंगे तो आपका डी नंबर आंसर सही है। चलिए 31 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। 31 नंबर प्रश्न यहाँ पे थोड़ा इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है। तो गोल्डन हैंड शेक जो है कि नए कर्मचारियों को आकर्षित करने के लिए भुगतान किया जाता है, नहीं, यह उसके लिए नहीं जो कर्मचारी पहले से रहते हैं उसके लिए रहता है। चलिए तो ये आपका क्या होगा कि यहाँ पे यह क्या करना है, सही यहाँ सुमिलित करना है, यानी कि यह आपका गलत हो गया। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। ये थी गोल्डन हैंड कप, तो कर्मचारियों को कंपनी छोड़ने से रोकने के लिए भुगतान किया जाता है, तो ये आपका क्या होगा कि सही है। गोल्डन हेलो, मौजूद कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने के लिए की जाने वाले भुगतान, तो ये आपका गलत है, उसके लिए नहीं रहता है, बल्कि नए व्यक्तियों को कंपनी में लाने के लिए उसे गोल्डन हेलो का प्रयोग किया जाता है। हालांकि गोल्डन रूल की बात करें तो सरकारी उधारी और खर्च से संबंधित होता है, तो ये आपका सही है। इस तरह से अगर आप देखेंगे सही सुमेलित में आपका तो 2 नंबर आपका आंसर सही हो जाता है, यानी कि बी, जो कि आपका 2 और 4 क्या है आपका सही है। चलिए 33 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 33 नंबर हम लोग का प्रश्न कहता है कि सकल घरेलू उत्पाद अपस्फीति कारक, मतलब ये जीडीपी प्रोडक्ट, मतलब जो डिफ्लेटर जो होता है उससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह इसमें विचार से संबंधित में अगर आप देखेंगे तो यह असंकेतिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी का अनुपात होता है, तो ये आपका क्या होगा कि सही ही है। यह अनुपात क्या करता है, यह उत्पादन में वृद्धि की सीमा को दर्शाता है, नहीं, इसको दर्शाता नहीं है। यह केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है, यानी कि CSO के द्वारा, तो ये भी आपका सही है। इस तरह से आप देखेंगे तो 1 और 3 आपका क्या है कि सही है, तो इसका आंसर 32 का आपका ए हो जाता है। ट्रेजरी ऑफ कॉमन्स क्या होता है, तो यह क्या होता है कि यह एक सामूहिक व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के मध्य अंतर्निहित तनाव आपको क्या करता है कि उत्पन्न करता है, तो वही आपका ट्रेजरी ऑफ बिल्स होता है। यानी कि मतलब क्या होता है कि एक पार्टियों द्वारा कुछ ऐसे कंपनी में कार्य करते रहते हैं जो कि क्या करते हैं, उसी कंपनी में अपनी व्यक्तिगत लाभ के लिए वह एक गुट बना लेते हैं, उससे ही संबंधित आपको है। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। लिखित से घटनाक्रम को भारत में उनके घटते सुसंगत क्रम में व्यवस्थित करना, जैसे कि महालविस, मतलब ये आपका था, ये आपका हो गया पीसी महालविस यानी कि 56 से 61। दूसरा हो गया योजना अवकाश, तो 1900 ये आपका तीसरी योजना के तहत हुआ था। ये 66 से लेकर कब तक हुआ था, तो 69, 3 साल का योजना अवकाश चला था। उसी तरह से अनवरत योजना रोलिंग प्लान, ये मतलब क्या हुआ था कि 78 से आपको 80 तक ले चला हुआ था। तो इस तरह से अगर आप इसका देखेंगे तो मिलान 1, 2, 3, पहले महालविस मॉडल, उसके बाद योजना अवकाश, उसके बाद में आपका रोलिंग प्लान आया हुआ था।
किसी अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पे होती है उसे क्या कहा जाता है? तो मतलब स्टैगफ्लेशन के नाम से इसको जाना जाता है, जो दोनों साथ साथ चलता है। चलिए 36 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। 36 मांसाहारी या कीट भक्षी पौधों के संदर्भ में कौन सा कथन पर यहाँ पे विचार करना है? तो चलिए, ये पौधे फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए कीट भक्षण करते हैं। गलत है, फास्फोरस नहीं, बल्कि आपको याद रखेगा वह नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए भक्षण करते हैं। इसके अलावा जिन पौधों पर मतलब पनपते हैं वह नाइट्रोजन की कमी होती है, कमी रहती है, इसीलिए वह लोग अपना ऐसी आवश्यकता पूरी करते हैं, मतलब वो कीट वगैरह को खाकर। ये पौधे रंगीन, चमकीले और सुगंधित होने के कारण शिकार को आकर्षित कर लेते हैं। ये भी आपका सही है, रंगीन रहता है इसलिए शिकार को अच्छा आकर्षक लगता है, चमकीला भी रहता है और सुगंध देता है, तो इसलिए वो आसानी से उस पर चले जाते हैं। और उसके अलावा इस तरह से अगर आप देखेंगे तो मतलब इसमें मतलब ये मुंह खुलता है, इसमें जाके बैठता है, इसमें से ये चपा जाता है, तो उसमें कुछ सरले गलने के अनुसार उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन उसको पौधा को प्राप्त हो जाता है। चलिए, लाइसोसोम बनने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायी है? तो अंतःद्रव्य जालिका जो होता है वह उत्तरदायी है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली आपको कहा जाता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया से तो आपको ऊर्जा का ही होता है। चलिए, फेफड़ों से ऑक्सीजन कृत होकर रक्त कहाँ पे आता है? तो आपको कहाँ पे आता है? तो बायां आलिंद में आता है, क्योंकि अगर आप इस तरह से अगर देखेंगे तो ये आपका मतलब हृदय हो जाता है, और हृदय के मतलब क्या हो जाता है कि ये ऊपर वाला ये दाहिना आलिंद और ये आपका मतलब बायां आलिंद, और ये दाहिना निलय और ये आपका बायां निलय हो जाता है। तो फेफड़ा से जब पूरा शरीर से खून आपको दाहिना आलिंद में आता है, ट्राइकास्पेट बल्ब के द्वारा आपको दाहिना निलय में जाकर क्या हो जाता है, फेफड़ा में चला जाता है। फेफड़ा में शुद्ध होने के पश्चात क्या होता है कि वह खून आपको यहाँ पे बायां आपका आलिंद में आता है, और बायां आलिंद में आने के बाद बाइकास्पेट बल्ब के द्वारा फिर बायां निलय में, और बायां निलय से पूरा शरीर में चला जाता है। इस तरह से बायां निलय में अगर आप देखेंगे तो 120 मतलब के साथ पंप करता है, जबकि दाहिना आलिंद में आपको 80 के साथ यह पंप करता है। तो वही है, हालांकि इसमें दाहिने तरफ में याद रखें गंदा खून रहता है, यानी कि CO2 उसमें घुली हुई रहती है, और जबकि इसके बाएं तरफ में आपको शुद्ध रहता है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा घुली हुई रहती है। तो इससे भी आपको यहाँ पे रिकॉल करके रखना होगा। चलिए, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 39 नंबर कहता है कि मानव रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं तक इसका परिवहन करता है। तो ये भी आपका सही है, याद रखिएगा एक हीमोग्लोबिन आपको कितना 4 ऑक्सीजन परमाणु को आपको लेकर साथ में जाता है। चलिए, हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का वर्णक होता है जो ऑक्सीजन में संयुक्त होकर इसे लाल रंग का हो जाता है, तो ये भी आपका सही है। जबकि यही हीमोग्लोबिन अगर CO2 को साथ में लेके चल रहा होता है तो उसको याद रखिएगा उसका रंग कैसा खून का होता है, तो आपको नीला रंग का रहता है। तो इस तरह से आपका 1 और 2 आपको क्या है कि दोनों आपका सही है। चलिए, 40 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। मनुष्य के पाचन की क्रिया के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो देख लीजिए, भोजन ग्रास नली से होते हुए अग्नाशय में पहुंचता है, अग्नाशय नहीं, याद रखिएगा आपको अमाशय में आपको पहुंचता है, अमाशय में आपका पहुंचता है, जिसे हम लोग पेट कहते हैं। तो ये आपका पहुंचता है जहां से इसे जठरस मिलता है, यानी कि मतलब इसको जठरस प्राप्त हो जाता है। तो ये आपका क्या होगा कि यही आपका पहला ही आपका गलत है। और इसके अलावा यहाँ से भी 3 क्वेश्चन आपको देखेंगे तो रिकॉल हो जाएगा। देख लीजिए, जैसे अग्नाशय से निकलने वाला ट्रिप्सिन एंजाइम पेप्टोन्स को फिर उस बचे प्रोटीन को अमीनो में बदल जाता है, तो सही है, क्योंकि इसमें जो निकलता है अग्नाशय से LAT निकलता है, लाइपेज वसा को पचाता है, एमाइलेज मंड वसा को पचाता है, ट्रिप्सिन आपको प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। एस्टिप्सिन जो होता है एंजाइम इमल्सिफाइड वसा को ग्लिसरीन फैटी एसिड में बदलता है। ये भी हो गया रिकॉल आपके लिए। चलिए, अगला प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या होता है कि करंट अफेयर आपका शुरू होता है। तो 41 नंबर प्रश्न के करंट अफेयर हम लोग का शुरू होता है। तो फरवरी 24 में किसे मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 35 को निरस्त कर दिया? तो आपको याद रखिएगा असम सरकार ने कर दिया। 42 नंबर प्रश्न है कि प्रारंभिक स्तर कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो आपको हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में पर्पल फेस्ट का आयोजन किसके आयोजन में किया गया था? तो दिव्यांगजनों के लिए किया गया था। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 24 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो आपको ये स्पेन में किया जा रहा है। हाल ही में भारत की सबसे बड़ा रक्षा उपकरण प्रदर्शनी कहाँ पे आपका शुरू किया गया है? तो आपको याद रखेगा महाराष्ट्र में किया गया है। हाल ही में इसरो में मिशन मतलब तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम का ऐलान किया गया है। तो अब किसके लिए आपको किया गया है? तो आपको गगनयान के लिए आपको किया गया है। 47 नंबर प्रश्न देखते हैं।
हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मस्जिद जो कि मतलब जामा अल जाजैर कहाँ पे बनी है, तो आपको अल्जीरिया में बना है। हाल अफ्रीकी यह देश है। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया था, तो 28 फरवरी को सीवी रमन के अथी पर मनाया जाता है। दुनिया की सबसे बड़ा वैदिक घड़ी कहाँ पे आपको किया गया है, तो आपको उज्जैन जो कि क्षिप्रा नदी पे है, मध्य प्रदेश में है। और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला जो मुख्यमंत्री बनी है वो आपको कौन सा है, मरियम नवाज बनी है। इस तरह से पूरे 50 प्रश्न हम लोग यहाँ पे हम लोग कंप्लीट देख लेते हैं। और अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल्स पे और भी जाकर जो इसमें से आपको जो सेट हम लाए हुए हैं आप देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल्स पे नए थे प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो के साथ में। जय हिंद।